and welcome to Defense Mania. As you all know that we have started our new series targeting the NDA 1 2021. एनडीए की सीरीज में हम फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी. इस टॉपिक से अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो मोर देन 8 और 10 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो थियोरेटिकल हो या फिर वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, राइट. तो इसमें आज हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट टॉपिक इज दैट कि हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि थ्योरी को वो कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं. और सेकंड टाइप हम ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, मतलब कि डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशंस वाले आते हैं, या फिर सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं बट लगते वो थ्योरेटिकल हैं, तो उसको हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे. आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद अ शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ और अपने स्कोर्स को बूस्ट अप कर पाओ, राइट. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के इस सेशन में हम लोग अपने 15 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements regarding the Ohm's law is not correct? Option A, Ohm's law is an exemption that the current through a conductor is always directly proportional to the potential difference applied to it. Option B, the conducting device always on slow when the resistance of a device is independent of the magnitude and the polarity of the applied potential difference. Option C, conducting material obeys Ohm's law when the resistance of the material is independent of the magnitude and direction of the applied electric current resistance. And the option D says all homogeneous material obeys on floor irrespective of whether the field is within the range or not. ठीक है, तो ये हुई हमारी क्वेश्चंस की बात. अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट. तो ओम्स लॉ होता क्या है, पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ, राइट. सो ओम्स लॉ होता है हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर, यही होता है ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो एक सेकेंड. हाँ, तो V इज इक्वल्स टू आई आर. इसमें अब आपको चार सिचुएशन, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी आपकी ओबे करेगी और कौन सी नहीं करेगी. तो इसमें आप देखो कि ऑप्शन ए जो है वो ये बोलता है कि जो हमारा अच्छा से आपको एक बात पता चलती है कि जो V इज इक्वल्स टू आई आर यानी कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसमें यही बोला है कि ओम्स लॉ इज एन एग्जम्पशन दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. तो V एक सेकेंड मैं पेन चूज कर लूं, एक सेकेंड. ये सो V इज इक्वल्स टू आई आर, यही होता है ना हमारा ओम्स लॉ, ठीक है. तो इसमें क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. ऑप्शन बी में क्या बोला है कि रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है. ऑप्शन सी में क्या बोला है कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, ये भी ठीक है. और ऑप्शन डी इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ऑल होमोजीनियस मटेरियल ओबेज ऑन फ्लोर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फील्ड इज विद इन द रेंज और स्ट्रॉन्ग. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है. मान लो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग है कहीं पे वीक है. तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट डोमिनेंट होती है. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां पे हीटिंग इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होती. अब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट के डोमिनेंट का फर्क क्या होगा, देखो आपने ग्राफ पढ़ा होगा ओम्स लॉ का, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना. लेकिन जब यहाँ पे अगर किसी एरिया में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट डोमिनेंट होगा, जिसकी वजह से ये जो कर्व है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये स्ट्रेट ना होके ऐसे कर्व हो जाएगा, यानी कि अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, ठीक है. इसीलिए जो ऑप्शन डी है दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट. Now come to the next question, that is the question number 2. Water is heated with a coil of resistance are connected to the domestic supply. The rise of the temperature of water will depend on. अब क्या हुआ है कि यहाँ पे
एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे हमने इसमें पानी रखा है, ये पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है और इसको हमने डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने अभी क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा, ठीक है। अब हीट का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना हीट का। तो आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख सकती हूँ, आई इंटू आई, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। आई की जगह पे मैं V बाई आर लिख सकती हूँ, एक सेकेंड, आई की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया V बाई आर, इंटू आई को ऐसे ही रहने दो, आर को ऐसे ही रहने दो, टी को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इस आर से ये आर कैंसिल, क्या बचा आपका, V आई और टी, ये क्या हो गया, हीट। यानी कि हीट इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज पे, करंट पे, टाइम पे। तो यही बोला है कि जो हीट है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज पे, करंट पे, टाइम पे, यानी कि ऑल थ्री विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, राइट। एक सेकेंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a circular coil of a single turn has a resistance of 20 ohm, ठीक है। आप इसको ऐसे मान लो कि एक ये कॉइल है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, पूरा का पूरा 20 ओम। अब इसमें आपने क्या किया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर ले लो, इसके एंड्स पे जो डायमीटर होगा वो कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को वन बाय वन स्टेप करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा एक सर्कुलर कॉइल, ये हो गया डायमीटर, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। जब इस पूरी कॉइल का 20 है तो इसका 10 हो गया, ठीक है। अब ये जो सी और डी है ये आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है ना, 1/1/R इज इक्वल्स टू 1/RC प्लस 1/RD लिख सकते हैं, ठीक है। अब RC का भी 10 है, ठीक है, और जो दूसरा वाला सेमी सर्किल है उसका भी 10 है। तो जब आप प्लस करोगे तो 2/10 यानी कि 1/5, यानी कि रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 5 ओम, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस आएगा, ये आपके डायमीटर के अक्रॉस आएगा, यानी कि ए बी के अक्रॉस आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इजी सा था, डायरेक्ट था, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following physical quantities does not affect the resistance of a cylindrical resistor। अब देखो कोई भी रेजिस्टेंस हो लेकिन उसका फॉर्मूला तो यही रहेगा ना रेजिस्टेंस का, रो एल अपॉन में ए, आर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। सो इसमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है दैट डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है, जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करती। तो लेंथ करती है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया करता है, बट करंट इफेक्ट नहीं करता। सो ये ऑड वन आउट हो गया, सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of the following item is used in the household wiring to prevent the accidental fire in case of short circuit। कभी कभी क्या होता है कि घर में आग लग जाती है, राइट, तो उसे जब कभी घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे आग लगने के चांसेस होते हैं, है ना, एक्सीडेंटल फायर हम उसको बोलते हैं। तो उस एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए हम घर में कुछ वायरिंग कराते हैं। वो वायरिंग हम किस चीज से कराते हैं, योर ऑप्शन ए इज इंसुलेटेड वायर, ऑप्शन बी इज प्लास्टिक स्विचेस, ऑप्शन सी इज नॉन मेटलिक कोटिंग और कंडक्टिंग वायर्स एंड ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आप सबको ही पता होगा कि हम इलेक्ट्रिक फ्यूज से वो हम सारी की सारी घर में वायरिंग कराते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट। नाउ अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कौन बेस्ड होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज, जिसको हम घर में यूज करते हैं ताकि एक्सीडेंटल फायर को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंपल सर्किट कंटेन्स अ 12 वोल्ट बैटरी एंड अ बल्ब हैविंग 24 ओम। आपको वोल्टेज दे रखी है बैटरी की, है ना, कि वो कितनी है, 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस दे रखा है कितना है, 24 ओम। पूछा क्या है यहाँ पे, एमीटर,
एमीटर को कनेक्ट कर दिया तो वो क्या दिखाएगा, एमीटर क्या किस चीज को मेजर करता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ये आपके करंट को मेजर करता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट हमें निकालना है तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, राइट। V कितना है 12, R कितना है 24, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो यही रीजन है कि इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख रहे हो आपकी कैसे कैसे क्वेश्चंस है, कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है, कुछ फॉर्मूले को यूज करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए हुए हैं, राइट। सो ये इजी सा क्वेश्चन था, बट कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इसको दिया हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि एमीटर करंट को मेजर करता है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है करंट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, it says two long wires, for example this is wire A, this is wire B, both are current carrying wires and in the same direction, यहाँ पे IA IB सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, द वायर्स विल अट्रैक्ट विद ईच अदर, ऑप्शन बी, द वायर्स विल रिपेल विद ईच अदर, ऑप्शन सी, देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन द वायर्स, एंड ऑप्शन डी, देयर विल बी अ फोर्स बिटवीन द वायर्स ओनली एट द मोमेंट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ। आपको बताना है दो वायर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसके साथ क्या होगा, वायर्स अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, या कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा या होगा, ये सब आपको चीजें बतानी है, राइट। तो इसमें आपको ये बोलना है, जैसे कि दो वायर्स हैं तो इसमें करंट हो जाएगा IA और इसमें करंट हो जाएगा आपका IB, है ना। तो आपको याद होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 2πD I1 I2 L, ये फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें कि म्यू अपॉन 2πD आपका क्या हो जाता है कांस्टेंट, I1 I2 दोनों की करंट, और क्या हो जाता है L, और ये आपकी क्या होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना। सो द वायर्स विल अट्रैक्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, कैसे इस फॉर्मूले को थ्योरेटिकल बेस्ड बनाया है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that is the question number 8, and it says that the three equal resistance when combined in series। अब इसमें क्या बोला है, ऐसे रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है ना वो आता है 90 ओम। थ्री इक्वल रेजिस्टेंस थे तो हमने 3R इज इक्वल्स टू 90 किया, तो एक R आपका कितना आ गया 30 ओम आ गया, राइट। नाउ अब इसमें क्या बोला है, व्हेन कंबाइंड इन पैरेलल, अगर हम इसको पैरेलल में लगा देते हैं तो क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्टली 30 को 3 से डिवाइड कर दो, राइट, क्योंकि पैरेलल में हमेशा डिवाइड होता है, और कितने रेजिस्टेंस है 3, तो 30/3 कर दो तो कितना आ जाएगा 10 ओम। सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर कि इक्विवेलेंट दे रखा था तीनों का, ठीक है, तो हमने एक का निकाल लिया, फिर उसको एक को हमने क्या किया, हमने उसको पैरेलल में लगा दिया, राइट। तो पैरेलल में वो डिवाइड हो जाता है, तो 30/3 यानी कि 10 ओम इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ come to the next question, and it is very very important from the examination point of view, this is also previous year question, और ये इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दिया क्या हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ठीक है। लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो है आपका X। अब आपने क्या किया, किसी वायर को आपने स्ट्रेच किया, तो जब आप स्ट्रेच करते हो तो वॉल्यूम तो सेम रहता है, बट वायर के स्ट्रेच होने से जो लेंथ होती है वो क्या हो गई डबल, तो वॉल्यूम सेम करने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या होना पड़ेगा हाफ। तो ये पूछा है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि हमने एक वायर को स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ डबल हो गई, तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा, तो उससे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, ठीक है। अब इसमें जो जो सिंबल दे रखे हैं हम वो यूज करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस था हमारा क्या X, रो L तो पहले में L थी और A यहाँ पे A था, ठीक है। सेकेंड केस में आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जब लेंथ हो जाएगी डबल और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा हाफ।
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड केस में क्या बता रखा है, लेंथ डबल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ। तो जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये जो आपका एक्स डैश यानी कि रेजिस्टेंस जो दूसरे वाला है, तो इसकी जब ऊपर चला जाएगा तो 4 रो एल अपॉन ए। ठीक है, और रो एल अपॉन ए हमने क्या पढ़ा था, दिस इज दी एक्स। तो एक्स डैश यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 4x, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा, 4x टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4x ओम। रेजिस्टेंस है ना, तो उसकी यूनिट हो जाएगी 4x ओम। ठीक है, इजी सा है, बट आपको याद रखना है कि इसमें क्या कंसेप्ट है कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वॉल्यूम सेम रखने के लिए ऑटोमेटिकली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो सेम हम इसको बस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इक्वेशन बनेगी, तो हम उसको आंसर निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज। अब आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इनटू कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के प्रोडक्ट से क्या होता है, तो 1 होता है, यानी कि विच विल बी द सेम टू ऑल दी कंडक्टर। ठीक है, कंसेप्ट क्या था यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंडक्टिविटी। ठीक है, और इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप हुआ है कि इनके प्रोडक्ट से क्या होगा, प्रोडक्ट तो 1 के इक्वल होता है, 1 मतलब कि इट विल बी सेम टू ऑल दी कंडक्टर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दी टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वायर बनाते हैं, पहले ये है वायर नंबर ए, ये है वायर बी, ये सेम मटेरियल से बनी हुई है, बट जो लेंथ है ना बी वाले की वो ट्वाइस है। ए की लेंथ है एल और बी की लेंथ ट्वाइस हो गई। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है कि जो ए है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस है, 2r है, और बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है आपको, रेजिस्टेंस का रेशो। पहले वाले का समझ में आया, लेंथ l है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2r है। बी वाले में क्या है, 2l है बट रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ये हमें सिचुएशन दी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन में a, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आर ए अपॉन में आर बी, दो वायर्स है ना, सो इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, आई ए अपॉन आई बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये ए वाला है, ये बी वाला है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एल अपॉन ए वाला ना, पाई स्क्वायर। एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल है ना। तो आर ए को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला बी हो गया, नीचे वाला ए हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा था, ट्वाइस दे रखी थी ना, जो एल बी है वो है ट्वाइस ऑफ एल ए, और जो आर ए है वो है ट्वाइस ऑफ आर बी। यही सिचुएशन थी हमारी। अब हम इस सिचुएशन को अपने फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू, ये है हमारा एल ए, सॉरी एक सेकेंड रुको, ये आई लिख दिया मैंने ना, ये एल है, ये एल है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, रो एल अपॉन ए ना, तो यहाँ पे जो रो है दैट इज द कांस्टेंट, तो बेसिकली आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए है ना। तो हम यहाँ पे आर ए अपॉन आर बी कर रहे हैं, तो यानी कि एल ए अपॉन एल बी, और ए नीचे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बी अपॉन आर स्क्वायर ए। अब यहाँ आर स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, आर स्क्वायर है ना। तो आर स्क्वायर बी अपॉन आर स्क्वायर ए। अब जो एल ए है वो हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ एल ए है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल ए, और एल बी कितना है, ट्वाइस ऑफ एल ए, राइट, इनटू आर बी कितना है हमारा, इसको हम आर बी लिखेंगे, आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए कितना है,
2RB यानी कि 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4R²B। ठीक है, अब ये सारा का सारा कैंसिल, 4 इंटू 2 8 यानी कि 1/8 यानी कि 1:8। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, रो एल अपॉन ए, कांस्टेंट चीज को हम नहीं लेते हैं तो यानी कि एल अपॉन ए। ठीक है, जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, दो वायर्स हैं तो एल ए अपॉन एल बी इंटू आर बी अपॉन आर ए, राइट। तो अब हमें सिचुएशन दे ही रखी थी क्वेश्चन में, इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, सिर्फ अपने क्वेश्चन में पुट अप करना है, तो डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो हमारा आ जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इजी है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। Now question number 12. During the short circuiting, the current flowing in the electrical circuit. हम शॉर्ट सर्किट के बाद एक्सीडेंटल फायर ना हो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है मैं आपको बता चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ठीक है, तो जो करंट होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, वेरी करता है, रिड्यूस करता है, क्या करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कि वो सब्सटेंशियली रिड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. A semiconductor device is connected in a series circuit with a battery and a resistance current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed, then the current drop to zero. The device may be. अब ये जो P और N वाला जो है ना, ये कंसेप्ट PN जंक्शन वाला है ना, ये स्कूल में आपको प्रोजेक्ट मिला होता है, तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि आपको पूरा डिटेल में समझाऊं क्योंकि ये ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ चुके हो, राइट, और इसका कंसेप्ट क्लियर भी होगा। अगर नहीं है क्लियर तो इस टॉपिक को दोबारा से जाके पढ़ो। ठीक है, इसमें बेसिकली यही बोला हुआ है कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसको सीरीज में आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है। अगर आप उसकी पोलैरिटी को, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करते हो तो करंट जीरो हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो जो सेमीकंडक्टर है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, दैट इज द पीएन जंक्शन। ये हम बहुत ज्यादा डीप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्कूल्स में, राइट। सो पीएन जंक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस मैं आपको इतना सा हिंट दे देती हूँ कि जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ठीक है, करंट पास होती है, लेकिन जब हम बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो पीएन जंक्शन भी रिवर्स हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप आपको अब आइडिया मिल गया होगा, राइट। नाउ come to the next question, that is the question number 14 and it is the direct question, active and the passive component। इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने एक्टिव पैसिव, है ना। अब ये एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली जो ऐसे कंपोनेंट जो एम्पलीफाइंग कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, एम्पलीफाइंग कंपोनेंट्स, उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। एग्जांपल्स हो गए आपके ट्रांजिस्टर्स, टनल, डायोड्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ये सब आपके एक्टिव कंपोनेंट्स है, राइट। अगर मैं पैसिव कंपोनेंट्स की बात करूं, ये टू टर्मिनल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड द इंडक्टर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और आपको आंसर मिल गया होगा कि एक्टिव कंपोनेंट इज द ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट। आपको इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले तीन तो कैसे हैं हमारे, पैरेलल में, पहले तीन तो पैरेलल में है। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है ना, 1 में, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 12। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11/12। ठीक है, पूरे सर्किट का निकालना है ना, तो इसका सिर्फ आ गया आपका 11/12 प्लस इसमें आपको 8 भी ऐड करना है, तो यहाँ पे आप 11/12 में 8 ऐड कर दो, एलसीएम लोगे आपको आंसर मिल जाएगा 100/11। इट इज वेरी इजी, मैं नहीं समझती इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी 100/11 ओम इज दी करेक्ट आंसर। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। चलो, समझ में आया आपको आज के 15 क्वेश्चंस। दीज आर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। मैंने उसको इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट किया है कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा। अब ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चंस लेके मैं आऊंगी और आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, कंसेप्ट को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। गुड बाय, जय हिंद।